ओके, तो इसका मतलब है कि कुछ स्कूलों में मैट्रिसेस, कुछ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, किस में रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक स्टार्ट कराया गया है। देखो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस की, तो ट्वेल्थ क्लास में बच्चों जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। और आपका जो सेकंड चैप्टर आएगा बच्चों वो आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आपका जो थर्ड चैप्टर आएगा वो आएगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। क्लियर है? तो कुछ स्कूलों में जो स्टार्ट कराते हैं वो कराते हैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट, कुछ में कराते हैं आईटीएफ से, और कुछ में कराते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से। लेकिन इतनी बात श्योर है कि इन तीनों चैप्टर में से ही कोई एक चैप्टर चूज करते हैं। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि इन तीनों को ही क्यों चूज करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? रिलेशन एंड फंक्शन। आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो ना रिलेशन एंड फंक्शन। 11th क्लास में आपने पढ़ा है ना रिलेशन यस एंड सर। फंक्शन। तो उसी रिलेशन एंड फंक्शन को थोड़ा सा आगे ऐड करके और इसी टॉपिक को एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो इसीलिए इस टॉपिक को लिया जाता है। अब कुछ स्कूलों में स्टार्ट करते हैं आईटीएफ। ऐसा क्यों? इसकी फुल फॉर्म है इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्योंकि आप टिक्नोमेट्रिक पढ़ चुके हो 11th क्लास में, 11th क्लास में आप टिक्नोमेट्री पढ़ चुके हो, तो टिक्नोमेट्री से ही बनाए इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है? तो इसीलिए आईटीएफ को स्टार्ट कराना भी आसान होता है। अब थर्ड नंबर पे आता है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये ऐसा टॉपिक है जिसका 11th क्लास के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। पूरे 12th में यही एक ऐसा टॉपिक है जिसका 11th क्लास से कोई लिंकअप नहीं है। ये एक सेपरेट टॉपिक है जिसका वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में आई थिंक नियर बाय 12 मार्क्स होता है। मुझे 12 to 16 मार्क्स, 12 to 16 मार्क्स के बीच में इस टॉपिक का वेटेज है। 12 से 16 नंबर का ये टॉपिक आता है, तो काफी हैवी वेटेज है इस टॉपिक का। दूसरी बात, जो बच्चे जेडबलई का एग्जाम देंगे, जेडबलई का एग्जाम, तो आप बच्चों ये मान के चलें कि एक क्वेश्चन तो आता है मैट्रिक्स से और एक क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट से। तो इसका मतलब 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल हो गए आपके 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स का वेटेज है आउट ऑफ 100। भाई जेडबलई में मैथ्स का पेपर होता है 100 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 में से 8 मार्क्स का आता है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में से 8 मार्क्स का। और बोर्ड में आता है 12 to 16 मार्क्स का पेपर। तो वो भी आउट ऑफ 80। तो एक हैवी वेटेज टॉपिक है। तो हम स्टार्टिंग में इसको इसलिए इसलिए करते हैं कि 11th क्लासेस का कोई लिंकअप नहीं होता। ठीक है? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक। और एक बात और, कि कमिंग 15 डेज में या 20 डेज में आपके तीनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो जिसका ये स्टार्ट हुआ है, जिसका ये स्टार्ट हुआ है, जिसका आईटीएफ स्टार्ट हुआ है, तो आईटीएफ के बाद उसके स्कूल वाले इसको स्टार्ट करेंगे। जिसने ये स्टार्ट किया है स्कूल में, उसके बाद वो ये स्टार्ट करेंगे, जिसने ये स्टार्ट करा है वो ये स्टार्ट करेंगे। तो 20 दिन में सभी लोग एक दूसरे के आसपास होंगे। ठीक है जी? करते हैं स्टार्ट टॉपिक। चलिए, ठीक है भाई, चैप्टर 3 है, लेक्चर 1 है। तो चैप्टर 3 मैट्रिक्स। अभी अभी आपने एक वर्ड देखा मैट्रिसेस, और अभी आप एक वर्ड देख रहे हो मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं, मैट्रिसेस। इसको कुछ लोग मैट्राइसिस बोलते हैं, मैट्राइसिस। कुछ बोलते हैं मैट्रिसेस, तो इसके ऊपर मत जाना, ये इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन। ठीक है ना? तो मैट्रिसेस और मैट्रिक्स, तो ये क्या होता है, ये तो बात की बात है। पहले इन दोनों वर्ड में क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? ऑनलाइन जिसके स्कूल में स्टार्ट हुआ है चैप्टर, कौन बताएगा मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है? मैट्रिक्स मैट्रिसेस का सिंगुलर फॉर्म है। बिल्कुल सही बात है। मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है और मैट्रिक्स क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है। बिल्कुल सही बात बोली उसने, ये एक सिंगुलर वर्ड है।
सिंगुलर वर्ड। हम जो भी डिफाइन करते हैं वो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैट्रिसेस उसका एक प्लूरल वर्ड हो गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों डेफिनेशन से कि व्हाट इज मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स क्या होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, आइए। व्हाट इज मैट्रिक्स जी। आपने 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ी है। तो सेट थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। तो कलेक्शन होता है किसका? ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मान लिया मैंने एक करली ब्रेसेस लगाया और इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर ले लिए। तो 1 2 3 4 5। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड सेट। लेकिन अब हम जो कलेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं ना, उसका एक शेप है, एक स्पेसिफिक शेप है। और वो शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर। शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर। जैसे कि मैंने आपको 6 नंबर दिए, और 6 नंबर क्या क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा कि इन नंबर्स को मैट्रिक्स में फीड कर दो, मतलब मैट्रिक्स में इनको लगा दो। अब मैंने कहा कि एक लाइन में कितने नंबर हो सकते हैं? 3 नंबर हो सकते हैं एक लाइन में, एक लाइन में। तो पहला नंबर आपने 1 फीड करा तो 1 यहाँ फीड हो गया। फिर 2, फिर 2 फीड हुआ, फिर 3। अब देखो 3। तो एक लाइन में सिर्फ 3 नंबर आ सकते हैं। तो जब आप 4 फीड करोगे तो ये लाइन चेंज कर देगा, इधर आ जाएगा। ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। 4 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, और 6 यहाँ पे आएगा। तो आपके मेमोरी में, जो कंप्यूटर की मेमोरी है, जब हम उसमें नंबर फीड कर रहे हैं तो वो नंबर इस तरीके से फीड हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? रो। क्या बोलते हैं इसको? रो बोलते हैं, रो 1। इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो? रो 2। और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। दैट इज कॉलम 1, कॉलम 1 एंड दैट इज कॉलम 2। तो ये हो गया बच्चों कॉलम 2। और ये कितना हो गया? क्या हो गया? कॉलम 3, दैट इज कॉलम 3। तो आपने एक स्पेसिफिक मैनर में नंबर्स को फीड करा है। और वो स्पेसिफिक मैनर क्या है? रेक्टेंगुलर। क्या है? रेक्टेंगुलर मैनर। ये रेक्टेंगुलर मैनर ही तो है। भाई देखो, रेक्टेंगल ऐसा ही तो होता है। ये होता है रेक्टेंगल। तो आपने 1 को यहाँ फीड करा, 2 को यहाँ फीड करा, 3 को यहाँ फीड करा, 4 को यहाँ फीड करा, 5 को यहाँ फीड करा, और 6 को यहाँ पर फीड करा। फिर आपने इनका नाम दे दिया कि ये R1 हो गया, रो 1, दैट इज R2। इसको आपने क्या बना दिया? कॉलम 1, दैट इज कॉलम 2। और ये क्या हो गया? कॉलम 3। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, कि व्हाट इज मैट्रिक्स? तो बच्चों डेफिनेशन ये हो जाएगी कि मैट्रिक्स इज अ, मैं यहां पे लिखता हूं, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब वो नंबर्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। नंबर्स विच में बी विच विच में बी रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स कैसे होते हैं? विच में बी रियल और इमेजिनरी। बोलो। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड नंबर्स में बी विच में बी रियल और इमेजिनरी। ठीक है ना। अब उस रेक्टेंगुलर को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए बाद में ले लेता हूं, इन 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 रो इन रोज एंड कॉलम, इन रोज एंड कॉलम, इसको आप लिख सकते हो। सो राइट डाउन द डेफिनेशन। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड नंबर्स में बी विच में बी रियल और इमेजनरी इन रोज एंड कॉलम। तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, रोज में एंड कॉलम में, रोज में एंड कॉलम में।
रोज में एंड कॉलम में। मेहुल क्लास में हो तुम? यस सर। वेरी गुड। तो मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर arrangement of numbers which may be real or imaginary in rows and columns. आई होप कि आपको समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट लिखते हैं बच्चों, आओ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, ठीक है ना, इन रोज में और कॉलम में। अब यार जरूरी है कि नंबर्स ही हो? भाई कुछ वेरिएबल की फॉर्म में भी तो हो सकता है। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, आप उसी में ऐड कर देना, या फिर लिख लो नंबर्स और एक्सप्रेशंस। आप पहले वाली डेफिनेशन में ही चाहो तो और करके ऐड कर सकते हो, और एक्सप्रेशंस इन रोज एंड कॉलम, इन रोज एंड कॉलम्स। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स के अंदर हमेशा नंबर्स ही हो, एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। कैसे एक्सप्रेशंस? मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। भाई एक्सप्रेशन कैसे होते हैं कि नंबर्स की जगह लिखाओ एक्स लिखाओ, या फिर कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखाओ, या फिर कहीं पर एक्स क्यूब माइनस 4x लिखाओ, समथिंग ऑल एक्सेट्रा, है ना। ऐसे एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, फिर मैं आपको इसका एग्जाम्पल कराऊंगा। लिखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट या कैपिटल इंग्लिश लेटर, कैपिटल इंग्लिश लेटर्स ए बी सी आई ओ, इस टाइप से बहुत सारे, मतलब इस टाइप से कोई भी इंग्लिश का कैपिटल अल्फाबेट एक मैट्रिक्स को डिनोट कर सकता है। जैसे कि ए इज अ मैट्रिक्स, बी इज अ मैट्रिक्स, सी इज अ मैट्रिक्स, आई इज अ मैट्रिक्स, ओ इज अ मैट्रिक्स, समथिंग ऑल। आप इस तरीके से किसी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हो। फोर्थ वन, फोर्थ पॉइंट लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई किसी भी मैट्रिक्स को हमने डिफाइन तो कर दिया, हमने बोल दिया कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एक्सप्रेशन इन रोज एंड कॉलम्स। ये तो हमने वर्बली बोल दिया, हमने बातों बातों में समझ लिया, लेकिन उसको कॉपी पे कैसे लिखें? दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? मैट्रिक्स को या तो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, या फिर हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो भी नंबर्स होंगे वो इसके अंदर होंगे, जो भी नंबर्स होंगे इसके अंदर होंगे। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, लिख लो। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख देता हूं कि जैसे कि ए इज अ मैट्रिक्स, और यहां पर बच्चों मैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट लिखने वाला हूं। देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं 2, यहाँ पर लिख रहा हूँ 0, यहाँ पर लिख रहा हूँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर -1, यहाँ पर 5। ठीक है, तो देखो ए क्या है? मैट्रिक्स। ए इज अ मैट्रिक्स जो कि एलिमेंट को कंटेन करती है, और वो एलिमेंट किसकी फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर मैनर में है, जिसमें रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसको इन शॉर्ट में लिख सकता हूं कि दैट इज रो 1। ये बच्चों रो 1 है, और ये रो 2 है, ये रो 2 है, दैट इज कॉलम 1।
कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो इसका मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स में, अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, तो ए ए कंटेन्स हाउ मेनी रोज? टू। ए कंटेन्स 2 rows and 3 columns तो ए कंटेन्स 2 rows and 3 columns। भाई क्लियर है एकदम? ठीक है, जो बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन में उनको समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, ओके। अच्छा, अभिषेक कुमार, ये पुराना स्टूडेंट नया स्टूडेंट है? न्यू ओल्ड? अभिषेक सर कुमार, पुराना। ओके। नहीं नहीं, हाँ समझ गया, मैं समझ गया। एक्चुअली यार, नए बच्चे का नाम भी तो अभिषेक हो सकता है। चिराग, न्यू न्यू ओल्ड? न्यू ओके। ओके, देवांगी को तो जानता हूँ मैं। कनिष्क शर्मा, कनिष्क न्यू स्टूडेंट? यस सर। ओके। ये हमारा बच्चा है, ये रितिका, न्यू ओल्ड? New, sir. ओके। सहज और वंश, ओके। सो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। ठीक है, सो ए कंटेन्स 2 rows एंड 3 column। आगे चले, सब लोगों ने नोट कर लिया? चलिए, तो बच्चों इसके बाद देखो क्या करने वाले हैं हम, कि अब हमें क्या करना है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। हेडिंग क्या है देखो, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एलिमेंट हम किसको बोल रहे हैं। मैट्रिक्स किसका कलेक्शन है? नंबर्स का या फिर एक्सप्रेशंस का? नंबर्स का या फिर एक्सप्रेशंस का? तो वो नंबर और वो एक्सप्रेशन ही एलिमेंट कहलाते हैं। अगर मैं इसके पहले वाली स्लाइड पे जाऊं, इसके बाद यहां पर, तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों, ए इज अ मैट्रिक्स कंटेन, हियर इज x+2, हियर इज 3, हियर इज 4, हियर इज -1, हियर इज 0, हियर इज x², हियर इज 5, हियर इज 3, हियर इज 2। ओके, ये एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो कितनी रोज है? 3। रो 1, रो 2 एंड रो 3। एंड हियर विल बी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसका मतलब है बच्चों कि एक के पास 3 rows हैं और ए के पास 3 columns हैं। 3 columns हैं। इतनी बात समझ में आती है? अब देखो, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन है? x+2, जो कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और सेकंड एलिमेंट क्या है? एक नंबर है, 3। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है, जो इसका पार्ट है अरेंजमेंट का, वो नंबर्स भी हो सकते हैं और एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, हियर हियर ये जो x+2 है इज एलिमेंट, बोलो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो x+2 ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, उसकी पोजीशन क्या है? देखो, x+2 में ही क्या आ रहा है? फर्स्ट रो, और कॉलम भी कौन सी आ रही है? फर्स्ट कॉलम। अब मुझे ये बताओ, 3 के बारे में कौन बताएगा? 3 के बारे में बताओ। हाँ, 3 क्या है? 3 इज एलिमेंट, या 3 इज अ एलिमेंट 3 इज अ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। भाई देखो, जो 3 है वो कौन सी रो में है? फर्स्ट रो। ये देखो R1 में, फर्स्ट रो के अंदर ही है 3। और 3 देखो किस कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है। तो इसका मतलब फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। क्लियर है? अगर मैं x² की बात करूं,
जिससे पूछू वो बताएगा। रितिका तुम बताओ, रितिका एक्स स्क्वायर कहां पर है? रितिका जी एक्स स्क्वायर की पोजीशन क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम। वेरी गुड। सेकंड रो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। आई थिंक कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर है कि हम किस तरीके से एलिमेंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना? तो एक मैट्रिक्स थी जिसमें एलिमेंट्स जो है नंबर्स भी हैं और एक्सप्रेशंस भी हैं, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, और हमने हर एक नंबर को उसकी पोजीशन से आइडेंटिफाई कर लिया। इसको नोट तो नहीं करना, ये करना है। आगे चले, आगे चलो, चलो आगे चलते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जो मैंने अभी समझाया वो यहां पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अगर बच्चों में ए लिखता हूं, ए इक्वल टू देखो, ठीक है, और यहां मैंने लिखा ए आई जे। क्या लिखा? ए आई जे नीचे है सफिक्स में, और यहां मैंने लिखा है एम क्रॉस एन। क्या लिखा है? एम क्रॉस एन। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। इसको हम पढ़ेंगे, देखो कि पहला पॉइंट इसको पढ़ने का तरीका, ए इज अ ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स इन विच एम रोज एंड एन कॉलम्स। ठीक है, ए इज अ मैट्रिक्स इन विच एम रोज एंड एन कॉलम। एक मैट्रिक्स है जिसमें एम रोज है और एन कॉलम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? ए आई जे क्या है? ए आई जे इज अ एलिमेंट, ए आई जे इज अ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए एट ith रो एंड jth कॉलम, jth कॉलम। तो मैंने कहा कि ए आई जे कौन है? ए आई जे इज अ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। कहां पर, किस पोजीशन पर? एट, देखो आई लिखा है ना, आई का मतलब है ith रो एंड jth कॉलम। इसको और बेस्ट तरीके से समझने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूं। कैसे? देखो ऐसे, ये देखना, एम क्रॉस एन। तो बच्चों ये तो इसका शॉर्ट तरीका है लिखने का, शॉर्ट वे। मतलब हम शॉर्ट वे में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो पूरा एक कंप्लीट वे है वो क्या है? देखो, पहले फर्स्ट रो आएगी, तो फर्स्ट रो का मतलब है कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अच्छा यहां पे ये तो लिख दो कि वेयर, वेयर आई की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 2 3, कहां तक? एम तक। और जे की वैल्यू 1 2 3, कहां तक? एन तक। भाई आई की वैल्यू कहां से? 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कहां तक? एम तक। और जे की वैल्यू 1 2 3, कहां तक? एन तक। क्लियर है? तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करके लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13, और लास्ट में क्या आएगा? A1N, A1N, N आएगा। N क्यों आएगा? भाई देखो, फर्स्ट वाला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और सेकंड नंबर नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो कुल कितनी कॉलम है? N। तो देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और nth कॉलम। तो nth कॉलम का मतलब है ये सेकंड वाला नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट वाला नंबर रो को। अब चलते हैं सेकंड रो पे। तो सेकंड रो में क्या होगा? A21, A22, A23 एंड सो ऑन, A2N। क्लियर है? और इस कहानी को हम बढ़ाएंगे लास्ट तक। तो सबसे लास्ट रो क्या होगी? सहज बताएगा, सहज। नहीं, सहज, सहज इज अ गर्ल और बॉय? ये कॉमन नेम है। बॉय बॉय बॉय। हाँ सहज बताइए कि लास्ट रो में क्या आएगा? लास्ट रो में एम।
एम, क्योंकि एम रोज है, तो एम Yes, वन sir. और AM2, AM3 और लास्ट में आएगा AMN, AMN। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल कराता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, आई होप सबने लिख लिया। Yes. आगे स्टार्ट करें, कोई लिख तो नहीं Yes. अभी? चलिए, तो इसके बाद देखिए बच्चों कि हमने लिखा जैसे A इक्वल, यहां पर अगर मैं लिखता हूं A11, A21, A31, A12, A22, A32, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना? तो इसमें कितनी रोज आ रही है भाई? रो वन, रो टू और रो थ्री, और कॉलम कितने? कॉलम वन और कॉलम टू। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें थ्री रोज है, थ्री रोज है, थ्री रोज एंड टू कॉलम्स है। देर आर टू कॉलम्स, देर आर टू कॉलम्स। तो बच्चों यहां पर जो लिखा होता है ना, यहां पर ये जो लिखा होता है, ये M×N, ये M×N में ये जो पहले वाला M है, ये करता है रोज को रिप्रेजेंट, और जो दूसरे वाला नंबर है वो करता है कॉलम को रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब है यहां पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? थ्री, थ्री क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? टू, 3×2। तो बच्चों जानते हो ये 3×2 क्या बन गया? इस 3×2 को हम बोलेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हेडिंग है हमारी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर से आप क्या समझते हो? तो लिखो, इन अ मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स there is, there is m rows, m rows and n columns,
and n columns. Then m cross n will be the order of matrix A. ठीक है ना? तो इन अ मैट्रिक्स, या फिर लिखो इन अ मैट्रिक्स, बस खत्म. In a matrix, there is m rows and n columns. Then m cross n will be the order of matrix. अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स में हम m क्रॉस n को उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं. दिस इज द definition of order of matrix. You can write down this one. In a matrix, there is m rows and n columns. Then m cross n will be the order of matrix. Will be the order of matrix. लिख लिया? Very good. बड़ी अच्छी स्पीड है. समझ में आ रहा है जी? पक्का समझ में आ रहा है? ओके. ये लिखा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है भाई, इसको हमने पढ़ लिया है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स लिखी है A इक्वल टू AIJ M क्रॉस n, कुछ मैट्रिक्स इस टाइप से लिखी है, तो हम बोल सकते हैं देन M क्रॉस n is a order of a matrix. Very simple to explain. अगर कोई मैट्रिक्स लिखी है m क्रॉस n फॉर्म में, देन m क्रॉस n इज अ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. समझ में आ गई कहानी? ठीक है, बिल्कुल आसान है. चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि बताएंगे? पक्का बताएंगे? अगर मैं यहां पर एक मैट्रिक्स लिखता हूं लाइक 1 3 6 4 2 -1 0 5, तो मुझे ये बताइए, मेहुल बताएगा. मेहुल, हाँ जी मेहुल, ये बताओ कि A24 की वैल्यू क्या होगी? A24 की वैल्यू, A24 क्या होगा? सर 5. 5. भाई सेकंड रो, दैट इज सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो 1 2 3 4, तो ये वाला एलिमेंट आएगा. तो कितना आएगा? 5. सही है. कितना होगा? 5 होगा. तुम बताओ मैडम, इसके अंदर A13 कितना होगा? A13 6 होगा. वेरी गुड, 6 होगा. अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं जो थोड़ा सा सुनने में अजीब हो, मैं पूछ रहा हूं A32 कितना होगा? बताओ. है ही नहीं. वेरी गुड. थर्ड थर्ड रो तो इसमें अवेलेबल ही नहीं है. भाई 3 का मतलब हो गया रोज, और रोज कितनी है? 1 2. तो ये अवेलेबल ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. समझ में आ गया? चलिए जी, आगे चले. तो समझ में आया ना अभी तक का क्या था कि मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एक्सप्रेशंस इन रोज एंड कॉलम्स. एंड व्हाट इज रो? हॉरिजॉन्टल लाइन. व्हाट इज कॉलम? वर्टिकल लाइन. चलो, अगर हम इस बात को भी लिख लें दिल रखने के लिए, अगर हम बोले, अगर हम रो के बारे में सोचें कि रो क्या है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन. और कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन. ठीक है जी? ओके, वेरी गुड. अच्छा, एक बात बताओ यार, अगर हम यूजेस की बात करें, हम मैट्रिक्स पढ़ तो रहे हैं, जब आप आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करोगे, मतलब आप CS से बीटेक करोगे, तो वहां पे आपको कोडिंग करनी पड़ेगी. बोलो. बेसिकली मैंने एक वर्ड है जो कि यूज नहीं करा, बहुत सारी बुक्स में लिखा है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे. क्या होता है?
रेक्टेंगुलर एरे, ये जो एरे वर्ड है ना, एरे वर्ड, ये एरे वर्ड क्या कहलाता है? एरे। कुछ लोग मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। मैंने ये वर्ड यूज नहीं करा, क्यों? जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन उस वर्ड के बारे में बताना जरूरी है कि आप बुक्स में पढ़ें या स्कूल में पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। बच्चों बेसिकली इस एरे वर्ड का मतलब होता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसमें आप डेटा को फिल कर सकते हैं। जैसे आपके पास बॉटल है, तो वो बॉटल एक एरे है जिसमें आप पानी फिल कर रहे हो। इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में जब आप डेटा को फीड करते हो, जैसे कि होता है ना कि आप डेटा को इंसर्ट करते हो, कि आपने 1 डाला तो 1 कहीं जाके सेव हुआ होगा, 2 फीड किया, 3 फीड किया, 4 किया। तो बेसिकली वो जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो कहीं ना कहीं जा रहा है और किसी ना किसी फॉर्मेट में जा रहा है। जो हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में डेटा या तो ऐसे हॉरिजॉन्टली सेव हो रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके फिर वापस आ रहा है, या फिर ऐसे सेव हो रहा है सीधा, या फिर ऐसे सेव हो रहा है सर्कल वे में सेव हो रहा है। समझ गए ना? तो डेटा का कोई ना कोई फॉर्मेट तो है। तो बेसिकली एरे का मतलब हुआ स्टोरेज। हमने बोला रेक्टेंगुलर एरे, तो रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, ये इसकी एक सेकेंडरी डेफिनेशन है। ये इसकी एक और डेफिनेशन है जो आप पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब क्या है बच्चों? स्टोरेज। तो मतलब आपने अपने कंप्यूटर में एक ऐसा एरे डिफाइन किया है जो आपके डेटा को फीड करेगा। किस मैनर में फीड करेगा? रेक्टेंगुलर मैनर में फीड करेगा। समझ गए? तो जब आप सी लैंग्वेज सीखोगे, C++ लैंग्वेज सीखोगे बेटा, तो वहां पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे INT। इंट, इंट का मतलब होता है इंटीजर, कि आप जो भी डेटा फीड करने वाले हो उसका फॉर्मेट क्या है? इंटीजर है। इंटीजर के आगे आप ऐसे लगाओगे बॉक्स, ऐसे ये बॉक्स लगाओगे, और यहां पर लिखोगे आप 2 × 3। समझ गए? अब उसके बाद जब आप डेटा फीड करोगे तो वो आपके कंप्यूटर में 1 2 3, भाई कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम हो गए, और ऐसे वो आपके कंप्यूटर में ऐसे स्पेस क्रिएट कर देगा। तो देखो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2। अब जब आप पहला डालोगे इनपुट, तो वो यहां पर आएगा, दूसरा यहां पर आएगा, तीसरा यहां पे, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, और आप उसको सेव कर दोगे। तो बहुत ज्यादा इसका वाइड यूज है कंप्यूटर में, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। वो आप आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इसका यूज आपके कोडिंग में होने वाला है, जो कोडिंग की जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, और यू कैन से मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और एक्सप्रेशंस इन रो एंड कॉलम। चलिए जी, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करें बच्चों। जिससे मैं आपके पास AIJ, और यहां पर लिखा है बच्चों 2 × 2, वेयर वेयर AIJ जो एलिमेंट है उसको इन्होंने डिफाइन किया है I+2J की फॉर्म में, I+2J। तो बच्चों आपको फाइंड ए, फाइंड ए या फिर राइट ए, आपको ए को लिखना है, राइट ए। ये क्वेश्चन है। देखो ए गिवन है, AIJ 2 × 2, और AIJ का मतलब है I+2J। तो आपको इसको लिखना है, तो कैसे लिखोगे? भाई कितने रोज हैं? 2। कितने कॉलम है? 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? A11, A12, 21, 22। और ऑर्डर क्या है? 2 × 2, यही तो होगा। अब आपको A11 की वैल्यू निकालनी है। भाई कैसे निकालोगे? हवा में निकालोगे? नहीं। A11 का मतलब है I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। तो भाई आपने क्या पुट कर दिया? पुट I1 और J1, तो पुट करो 1 + 2 × 1, 2। तो कितना आ गया? 3। आपको निकालना है A12। तो A12 के लिए
आई को क्या पुट करोगे? 1, और जे को 2, तो 1 और जे 2, तो 2 × 2, तो 1 + 4, 5, 5। A21 चाहिए आपको, A21। तो पुट I = 2 और J = 1, तो I = 2। देखो बच्चों, I = 2 और J = 1, तो इसका मतलब 2 × 1, तो 2 + 2, दैट इज 4। A22, तो पुट I = 2, J = 2, यहां पुट करना है 2 + 2 × 2, तो 2 + 4, 6। तो फाइनली नाउ यू हैव आंसर कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गई? यस, 3, 5, 3, 5। A21 कितना है? 4, 4, here is 6 and 2 by 2 मैट्रिक्स। दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया। ठीक है जी। ऑनलाइन में कोई ऐसा बच्चा है जिसको दोबारा से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सुनना हो? नो सर। ओके, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इससे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों, इससे पहले हम पढ़ने वाले हैं एक क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या, आप भी पहले आप हेडिंग लिख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट होते हैं, कौन बताएगा? M × N। M × N, बिल्कुल। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो M × N, M × N। जैसे कि देखिए, अगर मैं यहां पर एक मैट्रिक्स लिखने वाला हूं, दैट इज 1 2 3 5 -1 0 2 3, इसमें 2 रोज है और 4 कॉलम है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो बच्चों एक बात तो हम ऐसे ही काउंट करते हैं, वर्बली काउंट करते हैं। आ जाओ, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट है? 8। अब देखो, इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 4। तो अगर मैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम लिख दूं, तो 2 × 4 कितना आता है? 8। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम विल गिव यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, आप रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, वेरी गुड। दिखाना। ओके, चलो करें भाई स्टार्ट। नोट कर लिया यहाँ तक बच्चों ने? वंश, तुम सो तो नहीं रहे हो? वंश ने माइक ऑन करके बोला यस सर, सो रहा हूं मैं। चलिए, अच्छी बात है। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो कुछ ना मिलने के लिए एक क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन ये है बच्चों कि इफ इफ अ मैट्रिक्स इफ अ मैट्रिक्स if a matrix if a matrix is having if a matrix is having 20 elements, then
हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस पॉसिबल? ये क्वेश्चन है जी। इफ अ मैट्रिक्स इज हैविंग 20 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस पॉसिबल? अगर एक मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट्स है तो 20 एलिमेंट रखने वाली आप कितनी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो? दो। नहीं, नो। 6। 6 वाला कौन बच्चा है, नाम बोलो। लवन्या। चेक कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला अभी अभी आपको एक महान शख्सियत ने जो आपके सामने खड़ी है समझ, उसने बताया था। क्या फॉर्मूला है? एम क्रॉस एन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। और होता कितना है? एम क्रॉस एन इक्वल टू 20, वेयर एम इज नंबर ऑफ रोज, एन इज नंबर ऑफ कॉलम। अब बच्चों, आप जितने तरीके से दो नंबर को मल्टीप्लाई करा के 20 बना सकते हो, उतने ही टाइप की मैट्रिक्स बन सकती है। तो देखो यार, क्या क्या पॉसिबल है। एक तो हो गया 1 into 20, एक हो गया 20 into 1, क्योंकि दोनों अलग अलग फोर चीजें इंटू हैं। फाइव। 1 रो। और उसके बाद 2 into 10, 20, और 10 into 2, और 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3। 3 में 20 नहीं आता, 4 में आता है। 4 into 5, 20, एंड 5 into 4, 20। इसके अलावा आपको कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। तो उस लड़की ने बिल्कुल सही बोला था कि एक तो ये ऑर्डर हो गया, एक ये ऑर्डर हो गया, एक ये हो गया, 3, 4, 5 और 6। इसका आंसर कितना हुआ? 6 विल बी द आंसर। तो बच्चों, ये तो है इसका एक तरीका कि हम 1 by 1 चेक करके आंसर निकाल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका एक शॉर्टकट। अच्छा, अभी जिस लड़की ने बताया था 6 आंसर, अब मैं उस बच्ची से पूछता हूं कि अगर यहाँ पे 20 की जगह 200 हो जाए तो कैसे निकालोगे? एनी आइडिया? अगर हम सिंपल तरीके से निकालेंगे, 1 into 200, 2 into 100, है ना, 4 into 50, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो नाउ वी नीड सम शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट आपको मैं बताने वाला हूं। चलो, इतने आप सोचो, 1 मिनट में आया मैं, कि अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा नंबर हो जाए तो व्हाट इज द शॉर्टकट टू फाइंड द आंसर। मैं पानी पी के आया। ये आवाज आई किसी की? बड़ी शांति है भाई क्लास में। देखो बच्चों, अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में 20 एलिमेंट्स है, जो आपने अभी अभी क्वेश्चन किया, तो उस कितनी ऐसी मैट्रिक्स बन सकती हैं जिनमें 20 एलिमेंट हो? उसका शॉर्टकट क्या है? बच्चों, शॉर्टकट निकालने के लिए आपको करना क्या है? आपने 11th क्लास सब लोगों ने की है, बताओ भाई। उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैंने ही पढ़ाया था। उसमें एक तरीका मैंने बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर। जैसे कि 20 लिखा है, तो 20 को कितने
नंबर टोटल डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसके फैक्टर कौन कौन है, कौन कौन है इसके फैक्टर? 1, 2, 4, बोलो, 5 और 20। तो कितने फैक्टर है? 6। और अभी आंसर कितना आया था? 6 आया था। तो क्या मतलब है इसका कि नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। तो 20 के कुल कितने फैक्टर्स हैं, कैसे निकालोगे उसका तरीका देखो। 20 को प्राइम फैक्टर्स में लिखो। किस में लिखो? प्राइम फैक्टर्स में। तो 4 × 5, क्या 5 प्राइम नंबर है? यस। तो 5 को मैं टच नहीं करूंगा। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं। तो 4 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? 2 स्क्वायर। अरे बोलो यार, 2 स्क्वायर, और यहाँ 5 की पावर क्या है? 1। अरे यहां तक समझ में आया? अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू क्या होता है, बोलो। किसी को ऑनलाइन में याद है वो फॉर्मूला, 11th क्लास की कहानी? जितनी भी पावर होती थी, जितनी भी पावर होती थी उसमें +1 कर देते थे। यहां पर क्या लिखा है? 2, इसमें +1 कर दो, 2 + 1 इंटू, इसमें +1 कर दो, 1 + 1। कितना हो गया? 3 × 2, कितना आंसर आ गया? 6। तो इसका मतलब 6 पॉसिबल मैट्रिक्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की हो सकती हैं और 20 एलिमेंट कंटेन करती हैं। जिस बच्चे को ये तरीका समझ में नहीं आया उसको अब समझ में आएगा जब मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा। ये लो, 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स। बच्चों अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो आप डिफरेंट ऑर्डर की कितनी ऐसी मैट्रिक्स बना सकते हो? तो बच्चों 24 को लिखो प्राइम फैक्टर्स में, क्या होता है? 8 × 3। भाई 3 तो यहां पर प्राइम नंबर है। 8 को लिखो 2³ 2³ और 3 की पावर 1। अब देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो तो क्या हो जाएगा आंसर? भाई जो पावर होती है उसमें क्या करते हैं? +1 इंटू पावर क्या है? 1। तो 1 + 1, तो 4 × 2। बच्चों कितना आंसर आ गया? 8 विल बी द आंसर। तो इसका मतलब 8 सच मैट्रिसेस पॉसिबल, ऐसी 8 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। ऐसी 8 मैट्रिक्स पॉसिबल है, 8। अब आप मुझे, जो बच्चे ऑनलाइन में बैठे हैं, वो बच्चा मुझे बता दे जिसको ये समझ में ना आया हो, जिससे कि मैं आपको दोबारा से समझा सकूं। सर आपने 20 वाले में 4 और 5 ही क्यों लिया? किसमें बेटा? 24 में? 20 वाले में हाँ, 20 वाले में मैंने क्या बोल रहे हो? 4 5 4 और क्यों? 5 ही क्यों लिया? नहीं नहीं, आप कुछ भी ले लो, ये लो। अरे भाई तुमने क्या बात कह दी। तुम 10 × 2 ले लो, लेकिन आपको कन्वर्ट करना है प्राइम फैक्टर्स में। क्या 10 प्राइम नंबर है? नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं। नहीं है तो आपको आगे इसको फर्दर फर्दर करना पड़ेगा, स्प्लिट। तो ये हो जाएगा 2 × 5, दैट इज 10, और ×2। तो 2 दो बार आया तो 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। देखो, 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1 दोनों सेम आ गए। आया समझ में? ठीक है। यस सर। किसी और बच्चे को डाउट तो पूछ लो। नो सर। चलो, अगर किसी मैट्रिक्स में बच्चों 96 एलिमेंट्स है, 96 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में 96 एलिमेंट्स है, तो आपको बताना है कि हाउ मेनी सच मैट्रिक्स पॉसिबल, हाउ मेनी हाउ मेनी सच मैट्रिसेस
possible? How many such matrices possible? So how many matrices who are having 96 elements? Sir, 12. वेरी गुड. कैसे करोगे भाई? 96 को आपको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है. आप किसी भी तरीके से करो, सारे नंबर प्राइम होने चाहिए. चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2 से. 2 इंटू 48. 48 प्राइम नहीं है, तो 2 इंटू 24. 2 की पावर 5 तो 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर. और 24 प्राइम नहीं है, तो क्या करोगे? 3 इंटू 8. अब 2 स्क्वायर और 3 की पावर 1 और 8 क्या हो जाएगा? 2 क्यूब. तो 2 क्यूब और 2 स्क्वायर कितना हो गया? 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1. ये हो गया प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट. तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1. तो अब इसमें कितने होंगे मैट्रिक्स? नंबर ऑफ मैट्रिसेस. नंबर ऑफ मैट्रिसेस बच्चों, जो भी इनकी पावर होती है उनको लेते हैं. पावर क्या है? 5. तो 5 प्लस 1 इंटू पावर क्या है? 1. 1 प्लस 1, तो 6 इंटू 2, 12 विल बी द आंसर. तो ऐसी 12 मैट्रिक्स बनेंगी. 12 मैट्रिसेस पॉसिबल. 12 मैट्रिसेस पॉसिबल. ट्वेल्व सच मैट्रिसेस पॉसिबल. ठीक है, तो ऐसी 12 मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी. ठीक है, ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड. ये आपने सीखा होगा 10th क्लास में ना. 10th क्लास में प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है ना, इस टाइप से. इसको रफ कर दूं? अच्छा ये बात बताओ, अगर आपके स्कूल एग्जाम में, मतलब अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अगर आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में कि हाउ मेनी सच मैट्रिसेस पॉसिबल, तो आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से. आंसर कितना आ गया? 12. लेकिन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, वो भी सब्जेक्टिव में आ गया, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सी मैट्रिक्स है. आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा. तो कैसे दिखाओगे? 96 एलिमेंट. देखो, m क्रॉस n इक्वल टू कितना है बोलो? 96. तो पेयरिंग बनाते हैं. कितना आंसर आया था? 12. तो 12 पेयर बनेंगे. 1 इंटू 96, और यहां पे लिख लो 96 इंटू 1, 2 हो गए. और 2 इंटू 48, यहां पर 48 इंटू 2, 3 इंटू 32, और 32 इंटू 3, यहां पर 4 इंटू 4 टू 8, 4 4 16, 24 इंटू 4. 5 नहीं आएगा, 6 आएगा. 6 1 6, और 6 6 36, और 16 इंटू 6. 7 नहीं आएगा, 8 आएगा. 8 इंटू भाई 12, और 12 इंटू 8. 9 आएगा? नहीं. 10 आएगा? नहीं. बस ठीक है, इतना ही होगा बच्चों, इतना ही होगा. भाई कुल कितनी मैट्रिक्स हो गई? 6 तो ये हो गई और 6 ये हो गई. तो टोटल 12 मैट्रिसेस पॉसिबल. तो आप इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में शो कर सकते हैं. लेकिन जो मैंने शॉर्टकट बताया है, वो बताया है एमसीक्यूज के लिए, लंबे क्वेश्चंस के लिए. ठीक है ना? समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाए. चलिए आइए बच्चों, चलो एक काम करते हैं, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करते हैं. ये है. पढ़िए क्वेश्चन. ये 3.1 एक्सरसाइज बच्चों, 3.1. ये आपके एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की.
इन द मैट्रिक्स ए राइट फर्स्ट क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जी। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बच्चों इसका ऑर्डर क्या होगा? हाउ मेनी रोज? 4 into 3. 3 1 2 3 3 क्रॉस नंबर ऑफ 4. कॉलम 1 2 3 4 4 कॉलम्स क्योंकि 3 हॉरिजॉन्टल लाइन 4 वर्टिकल लाइन। तो फर्स्ट आंसर विल बी 3 क्रॉस 4। ठीक है 3 क्रॉस 4। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी 12. 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12। number of elements will be 12. Why 12? 3 into 4 into 12. Third part, write the elements जिससे मैं पूछूं वो बताए। आपको पहला एलिमेंट निकालना है A13 निकालना है। चिराग बताएगा। चिराग A13 बताओ क्या 19. हो? चिराग 19. A13 वेरी गुड 19। A21 की बात करते हैं। A21 बताएगा कौन बताएगा? कनिष्क बताएगा A21। सब -2 सब दोबारा देखो एक 35 बार। 35 35 होगा बेटा 35 यस सर क्योंकि सेकंड रो है ना तो फर्स्ट सेकंड रो हो गया फर्स्ट कॉलम 35 हो गया यस सर 35। A33 मैं बताऊंगा। A33 1 2 3 और कॉलम 1 2 3 तो क्या हो गया -5 और A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम तो 1 2 सेकंड रो और फोर्थ कॉलम 1 2 3 4 तो कितना हो गया 12 हो गया। A23 भाई 2 का मतलब सेकंड रो 1 2 और 3 1 2 3 5/2 हो गया 5/2। भाई क्लियर है? तो ये आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है जी। Yes. दिल में कोई बात किसी के? दिल में कोई बात नहीं है? समझ में आ गया? मतलब दिल में कोई बात का मतलब है कि कोई पॉइंट है समझ जो मिसिंग हो माइंड में? नहीं है। चलो आगे बढ़े भाई। ओके आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन अवेलेबल है। जिसको लिखना हो सिर्फ वो सॉल्यूशन लिख सकता है। क्वेश्चन मत लिखने बैठ जाना। क्वेश्चन आपकी बुक में है। चलो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अब जो क्वेश्चन हमने करे हैं उनके सामने ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? एकदम बच्चों वाली कहानी। किसकी जुबानी? मेरी जुबानी मेरी जुबानी। बच्चों वाली कहानी मेरी जुबानी। चलो भाई 24 एलिमेंट बच्चों m क्रॉस n विल बी 24 क्योंकि हम आपके एनसीईआरटी को डील कर रहे हैं इसीलिए आप वो शॉर्टकट नहीं लगाओगे। आप बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलोगे। तो m क्रॉस n 24 तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? तो आप लिखोगे कि पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे भाई? 1 क्रॉस 24 24 क्रॉस 1 2 क्रॉस 12 12 क्रॉस 2 3 क्रॉस 8 8 क्रॉस 3 4 क्रॉस 6 6 क्रॉस 4 बस ये आंसर होगा। ठीक है तो हाउ मेनी? उसने बोला कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। उसने ये नहीं बोला कि हाउ मेनी सच मैट्रिक्स पॉसिबल। अगर वो बोलता हाउ मेनी बोलता तो यू कैन मेक शॉर्टकट। आप शॉर्टकट लगा सकते हो। क्या शॉर्टकट? 24 इक्वल टू 8 इंटू 3 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी हो गई? नंबर ऑफ मैट्रिसेस भाई कितनी पावर है 3 तो 3 + 1 कितनी पावर है 1 तो 1 + 1 एक ऐड करना होता है बस 4 इंटू 2 8। अगर आपसे ये पूछा गया होता तो
बट आपसे पूछा गया है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो आपको ये सारे ऑर्डर्स निकाल के दिखाने थे, तो ये आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8। ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखो इसका, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट, जी बताइए। तो 13 एलिमेंट्स, भाई 13 का मतलब हो गया m क्रॉस n इक्वल टू 13। तो मेरे भाई 2 ऑर्डर होगा। 1 क्रॉस 13 इक्वल टू 13, 13 क्रॉस 1 इक्वल टू 13, इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। समझ गए भी? तो ओनली टू पॉसिबल मैट्रिसेस, ओनली टू पॉसिबल मैट्रिसेस। मेहुल तुम्हारा फेस बनाया मैंने। थैंक यू सर। ठीक है चलिए, तो ऐसे दो मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो बिल्कुल स्लोली स्लोली चल रहे हैं हम, कोई फास्ट मूड में नहीं है, पहला लेक्चर है, तो आपको चीजें बिल्कुल बॉटम से समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना? धीरे धीरे एनसीईआरटी क्रॉस करके हम मॉड्यूल पे पहुंचेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आईआईटी के। अभी तो स्टार्टिंग है। ठीक है भाई, महफिल अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, if a matrix has 18 elements, what are the possible order it can have? What if it has 5 elements? बहुत शानदार। तो पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं, तो अब तो ये बच्चों वाली कहानी बन गई भाई। एक बार हमने इसको सीख लिया, पढ़ लिया, then I think it is quite easy to find possible orders like 18. So multiplication of two numbers and getting 18, 1 cross 18, 18 cross 1, 2 cross 9, 9 cross 2, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आ चुका है, बस और कुछ नहीं आएगा। यही आंसर है। दीज आर द पॉसिबल वेज, दीज आर द पॉसिबल वेज। बच्चों दिस इज द आंसर, ये आंसर। ठीक है? अगर किसी के मन में डाउट हो कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई ऑर्डर छोड़ दिया हो, तो अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लो। 18 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो, 9 इंटू 2, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 3 स्क्वायर और 2 की पावर 1। तो क्या बता रखा है मैंने? हाँ, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, तो जो भी पावर्स होती हैं उनमें +1 करते हैं। 2 + 1 पावर क्या है? 1, तो 1 + 1, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6। अब जरा एक बार काउंट करो कि 6 आ रहा नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ रहा। बोलो भाई। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अच्छा, मेरी आवाज पहले से स्लो तो नहीं आ रही? सेम आ रही है मेरी आवाज? सर थोड़ी स्लो आ रही है। ठीक है, मुझे पता था। आप बताओ, आप सही आ रही होगी। प्लेट में ऐसे दर्द हो रही है क्या? अरे मैंने पूछ लिया तो ब्लर हो गई। अरे अब बताओ, अब सही आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट आ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है आपको, बनाइए। देखो भाई, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों आपको बनानी है ए मैट्रिक्स, तो उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2,
तो क्या बनेगा, A11, A21 और A22, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 2 आएगा, 2 × 2। अब आपको 1 बाय 1 एलिमेंट फिल करने हैं। देखो पहले वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो A11 क्या होगा, क्या मतलब 1 1 का, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। तो 1 + 1, 1 + 1 2/2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2। A12, तो I + J 1 + 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ऐसे ही A21 आएगा, 21 आएगा, 2 + 1 स्क्वायर/2। ये भी कितना आ गया, 9/2 आ गया। एक आएगा A22, 2 + 2 का स्क्वायर/2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना होता है, 8। तो आंसर कितना आ गया, A = हाँ, A11 A12, तो 2 9/2, 2 9/2, 9/2, हियर इज 8। बच्चों ये होगा फर्स्ट वाले का आंसर। तो ये है बच्चों फर्स्ट वाले का आंसर होगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ जी मैडम, समझ में आ रहा है, ओके। यस सर। बिल्कुल सेम तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर सकते हो। बस सेकंड में क्या करना है, डिवाइड करना, क्या करना है, मैं करा नहीं रहा, आपको होमवर्क है भाई, ये आपका होमवर्क हो गया सेकंड वाला। ये भी आसान है भाई, ये भी क्या हो गया आपका, होमवर्क हो गया, कर सकते हो आसानी से। बस वैल्यू फीड करनी है, 1 1 2 2 2 1 2 2। तो आई की वैल्यू रो को रिप्रेजेंट करेगी और जे की वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड थर्ड आप लोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है जी। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस, क्या बोलते हैं उसको, मॉडुलस। तो क्या मतलब होता है मॉडुलस का, बताइए मैडम। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस, अगर दो वर्टिकल लाइन के बीच में कुछ भी लिखा है, जैसे कि वहां पे लिखा है, जैसे कि मॉडुलस का मतलब क्या है बेसिकली, गिव्स ऑलवेज, गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। भाई मॉडुलस हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉडुलस ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये दो वर्टिकल लाइन के बीच में अंदर लिखा है -2, तो बाहर कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना आएगा, 2। अगर दो वर्टिकल लाइन के बीच में 2 लिखा है तो बाहर कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्यों, अरे जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, और जब नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा। तो मॉडुलस बेसिकली अंदर नंबर, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, बस ये काम है इसका, और कोई काम नहीं है। चलो भाई, 3 × 4 मैट्रिक्स। तो 3 × 4 मैट्रिक्स का मतलब हो गया 3 रोज और 4 कॉलम्स। तो क्या बन के आ रही है मैट्रिक्स, देखो 3 रोज, इसका मतलब है A1 आएगा, A11, इधर 2 1, और इधर 3 1, बस नीचे कोई नहीं आएगा। क्यों, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है, तो 1 1 हो गया, उसके बाद 1 2 1 3 और 1 4, क्योंकि 4 कॉलम है और 3 रोज है। यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 2 3 2 4। यहाँ पे कितना आएगा, 3 2 3 3 3 4, क्योंकि ऑर्डर क्या है, 3 × 4 मैट्रिक्स का। अब आपको बच्चों 1 बाय 1 ये सारे एलिमेंट निकालने हैं, 1 बाय 1।
सबसे पहले हम निकालेंगे A11। आप लोग खुद से निकालें, मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा। सब लोग निकालें भाई, दिखाने को। देवांगी, तुम बताओगी A13। A13 बताओ, A13 क्या होगा? चिराग, तुम बताओगे A12। सर बताओ। हाँ चिराग बताओ। सर A12 होगा 1/2। 1/2। यस सर। चेक कर लेते हैं अभी। देवांगी तुम बताओगी सर ए वन A13 जीरो होगा। कितना? 0। 0। चलो अब हम ये चेक करते हैं, पहले दो चेक करते हैं। A12 का मतलब है I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। तो I की वैल्यू 1 कर लो, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। चलो भाई चेक कर लेते हैं। तो 1/2, I की वैल्यू 1, तो 3 -3 × 1 दैट इज -3, प्लस J की वैल्यू 2, तो 1/2 और -3 + 2 कितना हो गया? -1। तो मॉड के बाहर 1 आया, तो कितना आ गया? 1/2। भाई सही है, A12 तो 1/2 ही आएगा, बिल्कुल सही है। अब हम क्रॉस चेक करते हैं 13। तो 13 में I की वैल्यू 1 है तो -3, और J की वैल्यू 3 है तो -3 3 0। यस ये भी सही है, 0 आएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, सारी वैल्यूज। तो सारी वैल्यूज निकाल के आपको यहां पर फिल करनी है। तो निकाल लो भाई सारी वैल्यूज 1 बाय 1। A12 हो गया, A11 निकाल लो। A11 कितना होगा? -3 +1 -2, तो 2 बाहर आ गया। तो 2/2 कितना होता है? 1 होता है, 1 हो गया। तो A14 कितना होगा? A14 -3 +4, 4 -3 1, तो ये भी 1/2 हो गया, 1/2। तो बच्चों इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स निकाल लो और निकाल के इसमें फीड कर दो, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ 3/4। So you will get required matrix 3/4 matrix, 3/4 matrix। तो कर लोगे ना इस क्वेश्चन को भाई? तो जैसे सारे एलिमेंट निकलेंगे यहाँ फीड कर देना, और फीड करने में कोई गलती मत करना। फिर आप इसी क्वेश्चन को करना सेकंड वाले के लिए। तो सेकंड वाले में ये फॉर्मूला है 2i - j, तो इसको भी आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है जी, तो इस तरीके से बच्चों आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कर लेना, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलते हैं? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का मतलब है एक से ज्यादा, मतलब दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर रहा है वो। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, लिखो। टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, आर इक्वल इफ, पहला पॉइंट, ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर आर सेम मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर आर सेम।
अगर वो m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो वो भी m क्रॉस n मैट्रिक्स होनी चाहिए, जैसे कि वो 2 क्रॉस 3 है तो वो भी 2 क्रॉस 3 होनी चाहिए, वो 3 क्रॉस 1 है तो वो भी 3 क्रॉस 1 होनी चाहिए। सेकंड, corresponding elements will be same, corresponding elements are same, corresponding elements are same। तो two matrices are equal if order are same, corresponding elements are same। तो बच्चों इसका मतलब ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर मान लिया ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी एक मैट्रिक्स है, बी आई जे एम क्रॉस एन, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो भाई इसका मतलब है कि इफ ए इक्वल टू बी, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब हुआ देन देन देखो दोनों के ऑर्डर क्या है, देखो सेम है भाई, इसका भी ऑर्डर क्या है? सेम। तो ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है ओ, ऑर्डर ऑफ ए विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ ए मतलब एम क्रॉस एन, ऑर्डर ऑफ बी मतलब एम क्रॉस एन, सेम है। ये रहा। सेकंड देखो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सेम। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? सेम पोजीशन एलिमेंट। क्या होता है? जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट मैट्रिक्स ए में भी और मैट्रिक्स बी में भी सेम होना चाहिए। जैसे कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो वो मैट्रिक्स ए में भी और बी में भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है ए आई जे शुड बी इक्वल टू बी आई जे। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि ith रो jth कॉलम एलिमेंट विल बी इक्वल टू ith रो jth कॉलम एलिमेंट। समझ गए? अब यहाँ पे i की वैल्यू आपको पता ही है क्या है। i की वैल्यू क्या है? 1 2 m, और j की वैल्यू क्या है? n। तो i की कोई वैल्यू ले लो, i की वैल्यू ले लो 3, j ले लो 2, तो 3 2, ये भी कितना है? 3 2। तो इसका मतलब सेम पोजिशनल एलिमेंट शुड बी इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? समझ में आ गई पूरी कहानी? तो बच्चों ये होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, लिख लो, लिख लिया कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ ऑर्डर आर सेम, इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर आर सेम, corresponding elements are same। आगे समझ में? ठीक है, तो बच्चों इस इक्वलिटी पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आओ, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि इफ x -1 7 3 y+1 इक्वल टू 7 7 3 2। बच्चों अगर आप ऐसे लिखा हुआ है, इफ दिस इक्वल टू दिस, देन देन फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो आपको x और y की वैल्यू चाहिए। x8y1। तो बच्चों ये वाला एलिमेंट इससे कंपेयर होगा, x-1 इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। उसके बाद ये 7 ये 3 ये 7 ये 3, y+1 इक्वल टू 2, तो y+1 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। y की वैल्यू क्या आ गई?
वन आ गई। आसान क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, देखो जी, देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर वन। देखो भाई, क्वेश्चन ये है बच्चों, इफ यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -3, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर -8 इक्वल टू। तो बच्चों ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1। एक एक चीज और, थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, और जी और जी और जी और जी और जी और जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1। तो देन फाइंड एक्स एंड वाई। बताइए भाई, जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं बोलना, सही आंसर बोलना प्लस एकदम। माइनस टू और प्लस माइनस थ्री। गलत बोल दिया ना, मैं बोलता रहा हूँ, जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं बोलना, सही आंसर बोलिए। सर x इज इक्वल्स +-2। गलत है, एक्स इक्वल टू +-2 इज रॉन्ग आंसर। सर एक्स टू है और वाई प्लस माइनस थ्री है। वेरी गुड। एक्स की वैल्यू दो जगह से आ रही है, तो उन दो जगह से जो कॉमन वैल्यू होगी दैट विल बी द आंसर। देखो यहां पर x² - 3 विल बी इक्वल टू 1, तो x² - 3 इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हो गई +-2। अब x की वैल्यू यहां पे हो रही है 2, तो यहां से आ रही है x इक्वल टू 2। तो बच्चों एक जगह से आ रहा है +-2, एक जगह से आ रहा है 2, दोनों का कॉमन क्या है? तो कॉमन, कॉमन क्या है? x इक्वल टू 2, तो +-2 यहां से आ रहा है और 2 यहां से आ रहा है, तो 2 विल बी द कॉमन, तो 2 आंसर हुआ। अब y की बात करते हैं। y² - 8 इक्वल टू 1, y एक ही जगह से आ रहा है, तो y² इक्वल टू 9, y इक्वल टू +-3। तो बच्चों ये आंसर है और ये आंसर है, ये दोनों आंसर है। समझ में आ गई जी कहानी? बहुत शानदार, शानदार और जानदार, शानदार जानदार और ईमानदार, शानदार जानदार और ईमानदार। वेरी गुड। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता हूं, देखते हैं कौन बता पाता है उसका आंसर। इसको रफ कर दूं? यस सर। कोई? ठीक है जी। बच्चों एक क्वेश्चन और ये है, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे लिखा बच्चों x³ क्यूब छोड़ो यार, अभी x⁴ -15 और x² - 3। यहां पे लिखा है बच्चों y² - 2, यहां लिखा है बच्चों 3 इक्वल टू, यहां पे लिखा है बच्चों 1 और यहां पे लिखा है 1। ठीक है, इधर लिखा है बच्चों y, यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 2। बताइए x और y की वैल्यू। सर एक्स की वैल्यू तो +-2 है और वाई की वैल्यू है +-2 और 5। गलत बोल रहे हो, योर कंबाइंड आंसर इज रॉन्ग। पार्शली यू आर करेक्ट, बट कंप्लीटली यू आर रॉन्ग। की वैल्यू गलत है। सर वाई एक्स, के साइड से हमें इंफॉर्मेशन गलत है। हाँ बिल्कुल करेक्ट बोला तुमने। y, y डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, y एग्जिस्ट नहीं करेगा और x एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल। मैं बताता हूँ अब, यही इसका आंसर है।
तो अगर ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो हम बोलेंगे देर इज नो वाई पॉसिबल। क्यों, मैं बताऊंगा। देखो पहले वाला एलिमेंट क्या है, x⁴ - 15 इक्वेट विद द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1। तो x⁴ इक्वल टू 16, बोलो। तो यहां पे इसको लिख सकते हो आप x² का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये हो गया x² - 4 और x² + 4 इक्वल टू 0। तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, ये 0 होगा। x² = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। तो +-2 एक जगह से आई है। अब हम चेक करेंगे कि सेकंड सेकंड से क्या आता है, x² - 3। So you will equate x² - 3 with the corresponding element that is 1. तो x² is equal to 4, x equal to +-2. Very good. Here is +-2, here is +-2. तो एक तो आपका आंसर इन दोनों का कॉमन बना +-2। तो ये आंसर हुआ। लेकिन इसके साथ अब आपको y चाहिए। तो बच्चों y यहां से आ रहा है, y² - 2 इक्वल टू 2। तो y² इक्वल टू 4, y इक्वल टू +-2, और यहां से y कंपेयर हो रहा है 5। तो देर इज नो कॉमन y। तो इसका मतलब है y डज नॉट एग्जिस्ट, y डज नॉट एग्जिस्ट। तो y एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकती। समझ गए। तो ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो y विल नॉट एग्जिस्ट, y डज नॉट एग्जिस्ट। भाई कहानी क्लियर है बच्चों? ओके ओके। हाँ जी मैडम, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी अगर उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके सेम पोजिशनल एलिमेंट सेम होंगे। दैट इज कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सेम। ठीक है। अब बच्चों देखो इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आपके बोल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जी, देखो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यार इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, z की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। यस Done? सर। इस पे कर देते हैं। x + y = 6 और 5 + z = 5 और xy = 8। भाई कहानी क्लियर है। अब यहां से z की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि 5 - 5 कितना होता है, 0। तो z तो मिल गया। अब आपको चाहिए x और y की वैल्यू। तो बच्चों मुझे ये बताओ, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका सम तो 6 होता है, मल्टीप्लीकेशन 8 होता है, 2 और 4। 2 4। अब या तो x2 है या y2 है। तो इसका पता है आंसर कैसे लिखोगे आप, इसका आंसर लिखोगे कि पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज ऐसे लिखना पड़ेगा भैया, ऐसे पॉसिबिलिटी। देखो x की वैल्यू को अगर आपने 2 लिया है तो y की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 4, और z की वैल्यू फिक्स है, 0। और अगर आपने x की वैल्यू को 4 लिया है तो y की वैल्यू को 2 लेना पड़ेगा, 2, और z की वैल्यू फिक्स है, 0। तो ये है पॉसिबल सॉल्यूशंस, या तो 2 4 0 या 4 2 0।
ठीक है बच्चों, अब यहां पर कंपेयर कर लो, ये देखो फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको ये तीनों सॉल्व करने हैं और आंसर निकालना है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। देखो क्या करना है हमें बच्चों, अगर मैं x प्लस जेड इक्वल टू 5 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, समझ गए ना? पुट x प्लस जेड इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 में x प्लस जेड इक्वल टू 5 पुट कर दो, तो x प्लस जेड तो 5 हो गया, तो क्या बचा? y प्लस 5 बचा इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 9 माइनस 5, 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है ना? अब अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो इक्वेशन सेकंड से आ जाओ, सॉरी थर्ड से, सॉरी हाँ थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कितना हो गया? y प्लस जेड, तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7। फिर x2 आ तो जाएगा, z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3। अब इस 3 को रख दो उठा के इक्वेशन नंबर 2 में, तो फ्रॉम टू x2 आ रहा है। तो x प्लस जेड कितना है? 3, 5, तो कितना आ गया? 2 आ गया, 2। तो इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कहानी समझ में आई? बोलो। तो भाई ये था आज का सेशन, इसमें हमने क्या डिस्कस करा कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस इन रोज एंड कॉलम। In the other way, we can define matrix is a rectangular array which contain, मतलब ठीक है, भाई इतना ही काफी है। मैट्रिक्स इज a rectangular array। array क्या होता है? स्टोरेज, that is containing something in the form of rectangle। तो पहले वाली डेफिनेशन भी सही है और दूसरे वाली भी सही है। तो m रोज है, n कॉलम्स है, मतलब m हॉरिजॉन्टल लाइन है, n वर्टिकल लाइन है। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो उसके अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब m क्रॉस n। समझ गए ना? तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कंटेंट के साथ, ठीक है? बाय सर।